कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक शहर से, जहां हम किम नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। किम अपने बेटे इंजुन के साथ कहीं जा रहा था। वे एक ट्रक में सामान भरकर ले जा रहे थे। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वे अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। किम लोगों से कर्ज और लोन लेकर इतना कर्ज में डूब चुका था कि अब शहर छोड़कर भागने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उस कर्ज को चुकाने की उसकी कोई क्षमता भी नहीं थी। काफी दूर का सफर तय करने के बाद बाप बेटा नए शहर में पहुंचते हैं। फिर वे अपना सामान नए घर में रखने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इंजुन की माँ और एक बहन है, लेकिन वे इंजुन की दादी के साथ रहती हैं, क्योंकि उसकी माँ कई सालों से बीमार है और दादी ही उसकी देखभाल करती हैं, जबकि इंजुन अपने बाप के साथ रहकर पढ़ाई करता है। उसी दिन नए शहर में जब वे खाना खा रहे थे तो दोनों इस बारे में बातें कर रहे थे कि अब वे अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे और उसे कैसे संभालेंगे। शाम को इंजुन अपनी नई गली में घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर एक मोटे लड़के पर पड़ी, जो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था और काफी देर तक उसे अजीब तरीके से देखता रहा। इंजुन समझ ही नहीं पा रहा था कि इस लड़के की समस्या क्या है। थोड़ी देर बाद वो लड़का वहां से चला गया और इंजुन उसकी ओर देखता ही रह गया, क्योंकि उसका बर्ताव वाकई अजीब था। कुछ दिन बीत गए। अब इंजुन ने इस शहर के एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। आज उसका पहला दिन था तो वह तैयार होकर स्कूल आया, लेकिन स्कूल के लड़के उसे अजीब तरह से देख रहे थे, क्योंकि इंजुन दिखने में थोड़ा भोला भाला था। जब वह अपनी क्लास के सामने पहुंचा तभी दूसरी तरफ से कुछ लड़के आ रहे थे। ये लड़के दरअसल स्कूल के एक खतरनाक गैंग के सदस्य थे, जिसका नाम था ज्यूस गैंग। इस गैंग का लीडर था जेनुन, जो स्कूल का सीनियर था और जिसे देखकर लगभग पूरा स्कूल डरता था। यहाँ तक कि स्कूल के नियम कानून भी उनके हिसाब से चलते थे। यहीं पर इंजुन की मुलाकात अपने क्लासमेट सैम से होती है। सैम उसे ज्यूस गैंग दिखाकर कहता है, वो देख, ये हमारे स्कूल का सबसे खतरनाक गैंग है। हमारे स्कूल में 2 गैंग हैं और दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। इन दोनों गैंग का नाम था ज्यूस गैंग और बाडे गैंग। सैम ने उसे समझाया कि इनसे हमेशा दूर रहना, नहीं तो इनके जाल में फंस जाओगे। लेकिन इंजुन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान बस पढ़ाई पर था। क्लास शुरू होने के बाद उनकी क्लास टीचर आती है। उन्हें देखकर इंजुन थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनका लुक काफी फनी था, थोड़ा मिलिट्री स्टाइल का, लेकिन वो उनकी नई टीचर थी। उन्होंने अपना नाम पार्क बताया और पढ़ाना शुरू कर दिया। पीछे बैठे सैम ने इंजुन से कहा, शायद तुम्हें इन्हें देखकर हंसी आए, लेकिन ये कोई साधारण टीचर नहीं है, इनमें बहुत टैलेंट है और प्रिंसिपल ने इन्हें खुद हायर किया है। ब्रेक टाइम में उनकी क्लास का एक लड़का इंजुन को बुलाता है। इंजुन जाकर कहता है, अंकल आपने मुझे बुलाया? इस पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है, क्योंकि असल में वो उनका क्लासमेट था, बस उम्र में सबसे बड़ा था और दिखने में थोड़ा एंकल जैसा लगता था। तभी इंजुन को याद आता है कि ये वही मोटा लड़का है जिसे उसने सड़क पर देखा था। उस लड़के का नाम था योनगसू और वो स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में से एक था। योनगसू ने बताया कि वह और इंजुन पड़ोसी भी हैं, इसलिए वह दोस्ती करना चाहता है। उसने हाथ मिलाकर कहा, अगर कभी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। इंजुन खुश होकर क्लास में लौट आया, जहां उसने योनगसू के बेस्ट फ्रेंड जिन को देखा। जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग था और उसकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। इंजुन को अच्छा लगा कि पहले ही दिन उसके इतने मजबूत दोस्त बन गए। इसी बीच पता चलता है कि योनगसू खाने का बहुत शौकीन है और मौका मिलते ही खाता रहता है। एक दिन जब जिन क्लास की खिड़की के पास खड़ा था, ऊपर की क्लास से एक सीनियर उसे ताना मारता है और गाली देकर छोटा साबित करने की कोशिश करता है। जिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उसे धमकी देता है। थोड़ी देर बाद वही सीनियर, जिसका नाम था अबलिंग, अपने साथियों के साथ नीचे आकर जिन से भिड़ने आता है। अबलिंग जिन को धमकाता है, लेकिन तभी योनगसू की नींद खुल जाती है। योनगसू कहता है, अगर मेरे दोस्त को छुआ तो यहीं खत्म कर दूंगा। अबलिंग फिर योनगसू से उलझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टीचर पार्क आकर बीच बचाव करती है और एबलिंग की टीम को डांट कर बाहर निकाल देती है। इस घटना के बाद इंजुन, योनगसू और जिन हंसते हुए साथ में खाना खाते हैं और एबलिंग की टीम का मजाक उड़ाते हैं। थोड़े ही समय में वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। योनगसू कहता है कि अब से वे अपनी खुद की गैंग बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे रियूनियन गैंग। इसमें उनके अलावा और भी दोस्त शामिल होंगे। तभी वहां पिंजन नाम का एक लड़का आता है और बताता है कि ज्यूस गैंग ने स्कूल के सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट किया है। स्कूल में एक रेसलिंग टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट हिस्सा ले सकते थे और इस टूर्नामेंट का जो विनर होगा वह जियोस गैंग का मेंबर बन सकेगा। यह सुनकर सभी बहुत एक्साइटेड हो गए। फिर धीरे धीरे सभी स्कूल के मैदान में जमा होने लगे। दरअसल हर किसी के मन में ज्यूस गैंग में शामिल होने की इच्छा थी, क्योंकि ज्यूस गैंग से सभी डरते थे। अगर कोई इसमें शामिल हो जाता तो उसके पास अलग तरह की पावर आ जाती और यह पावर सबको चाहिए थी। यूनून और उसके दोस्त भी वहां सबकी एक्साइटमेंट देखने आए थे। स्टूडेंट्स में तो मानो होड़ लग गई थी टूर्नामेंट में भाग लेने की और कई लोग पहले से ही रेसलिंग प्रैक्टिस शुरू कर चुके थे। लेकिन जो योंगसू यानी उनकी टीम का कोई भी मेंबर इस गैंग में शामिल होने की इच्छा नहीं रखता था, क्योंकि वे जानते थे कि जियोस गैंग के मेंबर्स बहुत ताकतवर और परेशान करने वाले हैं और हमेशा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ज्यून और उसकी टीम वहां से सीधे अपनी क्लास में लौट गए। क्लास में आने के बाद यूनजन फाइट प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि पूरा स्कूल असल में गैंगस्टर्स के कंट्रोल में है। अगर वह खुद को तैयार नहीं करेगा तो इस स्कूल में टिक पाना मुश्किल होगा। इंजुन ने ज्यून से कहा, तू तो बहुत अच्छा फाइट करता है, क्या तू मुझे भी फाइट सिखाएगा ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं? ज्यून मान गया और उसे अलग अलग फाइट स्किल्स सिखाने लगा। साथ ही उसने कहा कि फाइट एक स्किल है जिसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया जाए उतना ही मजबूत होती है। इंजुन की फाइटिंग स्किल भी अच्छी थी और वह ज्यून की हर मूव को तुरंत सीख लेता था। ज्यून ने कहा कि उसे बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना उसकी फिटनेस पहले से ही अच्छी है। इंजुन घर जाकर खुद से प्रैक्टिस करने लगा और ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज भी करने लगा। ज्यून ने उसे 2 उंगलियों पर बैलेंस करके एक स्पेशल एक्सरसाइज करने को कहा, जिससे हाथ की हड्डियां मजबूत हों। काफी मुश्किल होने के बावजूद इंजुन ने यह किया। अगले दिन सुबह इंजुन योंगसू के साथ स्कूल जा रहा था और रास्ते में वे बातें कर रहे थे। योंगसू ने बताया कि वह कभी बहुत अच्छा फाइटर था और स्कूल के सारे गैंगस्टर उससे डरते थे, लेकिन एक दिन उसने अचानक फाइट छोड़ दी और कसम खाई कि अब कभी गलत काम नहीं करेगा। जब गैंग को यह पता चला तो वे उसके पीछे पड़ गए और अक्सर उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं। कुछ दूर आगे इंजुन और योंगसू ने देखा कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं और उसके बैग से पैसे निकाल रहे हैं। इंजुन और योंगसू को गुस्सा आया, लेकिन योंगसू तो फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए इंजुन ने अपनी फाइटिंग स्किल से उन्हें डराकर भगा दिया। फिर वे सीधे ज्यूस गैंग के कुछ मेंबर्स को यह बताने गए कि इंजुन और योंगसू ने उनके काम में दखल दिया है। जब इंजुन और योंगसू क्लास में पहुंचे तो देखा वहां कुछ लड़के योंगसू का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से एक का नाम बॉल्डमैन था, जो जेस गैंग का मेंबर था। बॉल्डमैन ने
ने आकर कहा, बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हें हमारे काम में टांग अड़ाने की। और योंगसू, तू तो फाइट से दूर रहता था, फिर अब हमारे मामलों में क्यों पड़ रहा है? योंगसू ने फाइट करने से मना कर दिया, लेकिन बॉल्डमैन ने धमकी दी कि अगर फिर उनके काम में दखल दिया तो वह नहीं छोड़ेगा। तभी जोस गैंग का लीडर जियोन आ गया और बॉल्डमैन को थप्पड़ मारते हुए बोला, तू भूल गया कि योंगसू कभी हमारे लाइन का बंदा था। फिर उसने योंगसू से कहा कि सुना है वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन वह चाहता है कि योंगसू इसमें शामिल हो, क्योंकि उसे यकीन है कि योंगसू जीतेगा और उनकी टीम में जुड़कर स्कूल में उनकी पावर बढ़ाएगा। योंगसू ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह कभी गैंग में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसने फाइट छोड़ दी है और अब बस पढ़ाई खत्म करके यहाँ से निकलना चाहता है। जॉन गुस्से में बोला, फाइट छोड़कर तेरे तेवर बहुत बढ़ गए हैं, देखना एक दिन तुझे मेरी टीम में आना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह अपने मेंबर्स के साथ चला गया। इंजुन ने योंगसू से कहा कि उन्होंने धमकी दी, लेकिन फिर भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। योंगसू ने कहा, क्योंकि वे मेरी फाइटिंग स्किल जानते हैं। स्कूल छुट्टी के बाद इंजुन योंगसू के घर गया, क्योंकि वह उसकी फाइटिंग स्किल के बारे में और जानना चाहता था। वहाँ उसने देखा कि योंगसू एक साथ 50 उबले अंडे खा रहा था, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि योंगसू इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। इंजुन ने पूछा कि जॉन ने क्यों कहा कि वह उनके लाइन का था। योंगसू ने बताया कि वह भी पहले गैंगस्टर था और हमेशा फाइट करता था, लेकिन बाद में अपनी गलती समझकर सही रास्ते पर आ गया। जॉन चाहता है कि वह अपनी कसम तोड़कर फिर फाइटिंग लाइन में लौट आए, ताकि उनकी गैंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगले दिन स्कूल में योंगसू को खबर मिली कि जॉस गैंग उसके छोटे भाई को पकड़कर बास्केटबॉल क्लब में ले गए हैं। वह तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और देखा कि वे उसके भाई को बुली कर रहे हैं। जॉन ने कहा कि योंगसू तो उनसे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अब उसका भाई बॉल्डमैन से लड़ेगा। अगर उसने फाइट नहीं की तो उसे कायर समझा जाएगा। योंगसू का भाई गुस्से में चैलेंज स्वीकार कर लेता है। फाइट शुरू होने से पहले बॉल्डमैन कहता है कि कफन का इंतजाम कर लो, क्योंकि उसका भाई मरने वाला है। योंगसू को गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल में रखता है। फाइट में योंगसू का भाई बॉल्डमैन को अच्छे से रोकता है, लेकिन आखिरकार बॉल्डमैन चालाकी से उसके गले पर पैर जमाकर पकड़ लेता है। फिर पैर से छुटकारा पाकर वह उसे बुरी तरह मारता है और योंगसू को ताने मारता है कि वह और उसका भाई एक जैसे नहीं दिखते। योंगसू का गुस्सा चरम पर था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में रखा, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसे फाइट कराने के लिए किया जा रहा है। आखिरकार जोस गैंग वहां से चली जाती है। अगले दिन एक लड़का अपने साथियों के साथ क्लास में आया और जियून को ढूंढने लगा। उसने जियून को ताने मारे कि वह कल बुलाने पर भी नहीं आया। जियून ने कहा कि उसके पास उनकी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। ये सुनकर वह लड़का गुस्से में गालियां देने लगा और मारने को बढ़ा। जियून भी मारने ही वाला था कि तभी योंगसू ने आकर रोक दिया और याद दिलाया कि टीचर ने पहले ही चेतावनी दी है कि स्कूल में झगड़ा हुआ तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी टीम तो फाइट करने आई थी और उन्होंने क्लास में हाथ में जो मिला उठा लिया। ये देखकर जियून और यूनजुन भी फाइट के लिए तैयार हो गए। योंगसू तो फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए बस उन्हें अप्रिशिएट करता रहा और फिर दोनों टीमों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। और उसने सबको बताया कि वह स्कूल के कमजोर छात्रों के लिए एक ग्रुप खोलना चाहता है, जहां उसका काम होगा कमजोरों को बुलियों से बचाना। इंजुन अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसी समय वहां बॉलमैन और उसके साथी आ गए। बॉलमैन ने इंजुन से कहा, क्या बात है, सुना है अब तू खुद को हीरो समझता है, लेकिन खुद को सबके सामने हीरो साबित करने की कोशिश में जीरो मत बन जाना। हमारे स्कूल का असली हीरो हमारा बॉस जेनून है, और अगर तू उससे भिड़ा तो तू बचेगा नहीं। उसी समय जियो ने इंजुन को चेतावनी दी कि स्कूल में अब से वह किसी भी तरह की ताकत दिखाने की कोशिश न करे, वरना उसका नुकसान हो सकता है। जेनून इंजुन को कई तरह की बेकार बातें सुनाता रहा। इंजुन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक ले गए। जेनून अजीब तरह से हंस रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान हो। फिर जब इंजुन और उसके दोस्त रोज की तरह छत पर बातें कर रहे थे, उस समय इंसू को आज की घटना की जानकारी मिली। जेनून ने इंजुन को धमकी दी थी, क्योंकि जब जेनून मैदान में था तब इंसू क्लासरूम में सो रहा था। सब कुछ सुनकर इंसू ने इंजुन से कहा कि इसे यहीं रोक देना चाहिए, दूसरों के झमेले को अपने सिर पर लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल में हम पढ़ाई करने आए हैं, अगर हमेशा गैंग और मारपीट में फंसेंगे तो भविष्य में क्या करेंगे, इसलिए जो हो रहा है होने दो। इंजुन और बाकी सब अपने भविष्य पर ध्यान दें। लेकिन यह सुनकर इंजुन बहुत गुस्से में आ गया। उसने इंसू से कहा, तूने कहा था कि तू अच्छा फाइटर है, क्या तू अन्याय देखकर भी चुप रहेगा? अगर चुप रहा तो तू स्वार्थी है। इंसू भी गुस्से में आगबूला हो गया और इंजुन को मारने ही वाला था, लेकिन उनके दोस्त दोनों को रोक ले गए। इंजुन उस दिन बेहद नाराज था, इसलिए वह एक गेमिंग प्लेस गया और पूरी मर्जी से बॉक्सिंग करने लगा। उसने इतनी जोर से मुक्के मारे कि उसके हाथ कट गए और खून निकलने लगा। अगले दिन लंच टाइम में इंजुन क्लासरूम में सो रहा था, तभी उसका एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और जल्दी से उठने को कहा। उसने बताया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ है। इंजुन बिना समय गंवाए हॉस्पिटल भागा। वहां उसने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। इससे वह बहुत दुखी हुआ। उसने कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया और अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने लगा, ताकि उनके इलाज का खर्च चला सके। इंजुन का काम था फ्रूट पिकअप करना। काम कठिन था और कई बार वह गिरता रहा, फिर भी उसने काम पूरा किया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पिता का काम कितना कठिन है और वे अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। काम खत्म करने के बाद इंजुन सीधे अपने पिता के पास गया और उनके पास बैठकर माफी मांगी। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपने परिवार के लिए कुछ करेगा। फिर जब इंजुन काम कर रहा था, उसने देखा कि उसके दोस्त उसके पास आ रहे हैं। स्कूल में नहीं आने की वजह से उनके पास इंजुन की जानकारी थी। वे सब उसके मदद के लिए आए। इंजुन को एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती कितनी खूबसूरत होती है। दोस्तों की मदद से उसका काम जल्दी खत्म हो गया और वे सब मिलकर आनंद मनाने लगे। अगले दिन से हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद उसके दोस्त उसके काम में मदद करने आते। इस तरह उनका समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। इंजुन अपने दोस्तों के लिए अपने सारे दुख भूल गया। फिर एक दिन जब वे क्लासरूम के बाहर बात कर रहे थे, उसी समय बॉलमैन और उसके लोग वहां आ गए। इंजुन और उसके दोस्त वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन गलती से इंजुन के हाथ से बॉलमैन पर चाय गिर गई। इससे बॉलमैन को फाइट का एक और मौका मिल गया। उसने इंजुन को स्कूल के मैदान में फाइट के लिए चैलेंज किया। सब वहां मैदान में इकट्ठा हुए। जोस गैंग का लीडर जियो भी वहां था। बॉलमैन खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था, लेकिन असल में वह इंजुन से डर रहा था। इसलिए उसने लीडर जियो को कहा कि वह इंजुन से फाइट करे। इंसू ने दूर से देखा। इंसू खुद फाइट में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अन्याय स्वीकार करना भी असंभव था। अगर स्कूल में लगातार फाइट होती रही तो छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और दोस्तों को भी खतरा होगा। इंसू ने बड़ा निर्णय लिया कि वह आखिरी बार फाइट करेगा। उसने जियोन के पास जाकर कहा कि अगर उसे फाइट करनी है तो हमारी गैंग के साथ फाइनल फाइट करे। अगर इसमें हार गए तो ज्यूस गैंग को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। जेनून ने यह चैलेंज स्वीकार कर लिया। दोनों ने फाइट का समय
समय और जगह तय किया और दोनों टीम्स तैयारी करने लगी। क्लासरूम में इंजुन और उसके दोस्त बहुत चिंतित थे। जो उस गैंग के सदस्य बहुत ज्यादा थे और वे केवल 5 थे। क्या वे सच में उन्हें हरा पाएंगे? बाकी लोग परेशान थे, लेकिन इंसू को कोई चिंता नहीं थी। उसने अपने पुराने गैंगस्टर दोस्तों को भी टीम में बुलाया। थोड़े ही समय में इंसू ने अपनी टीम को बड़ा बना लिया। फाइट का दिन आया। दोनों गैंग्स फाइट के लिए जगह पर पहुंचे। इंसू और उसकी टीम ने देखा कि जेनुन ने चालाकी की थी। स्कूल की दूसरी गैंग को भी उसने जोड़ लिया था। अब उनकी टीम के सदस्य बढ़ गए थे। इंसू और उसकी टीम को डर नहीं लगा, क्योंकि वे जानते थे कि मिलकर फाइट करके ही जीत सकते हैं। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, बल्कि सही और गलत की जंग थी। फाइट शुरू हुई और सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहे थे। इंसू बहुत अच्छे फाइटर साबित हुए और अकेले कई लोगों को हरा रहे थे। इंजुन भी अब बहुत अच्छा फाइटर बन चुका था। उनकी टीम ने आखिरकार जीत हासिल की। जॉन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन नियम के अनुसार कुछ नहीं कर सके। इंसू और उसकी टीम की जीत के बाद सब खुशी मनाने लगे। शाम को उन्होंने पार्टी की, जिसमें हर किसी का पसंदीदा खाना था। अगले दिन इंजुन अपने 2 दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। तभी उसका दोस्त बोला कि इंसू बहुत अच्छा इंसान है। वह हमारे भविष्य के बारे में सोचता है ताकि हम सब अच्छा कर सकें। वह नहीं चाहता कि स्कूल में कोई गैंग हो। इंजुन को याद आया कि इंसू ने कहा था कि वह भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहता है। यह उसका बड़ा सपना था, इसलिए वह अब किसी फाइट में नहीं पड़ना चाहता। वे सब बातें कर रहे थे कि तभी उनका दोस्त सैम दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि इंसू की हालत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। कल रात किसी ने उस पर हमला किया और उसके सिर पर जोर से चोट आई। यह सुनकर इंजुन और उसके सभी दोस्त हॉस्पिटल भागे। वहाँ इंसू की बहन थी। उसने बताया कि इंसू अभी होश में नहीं आया है और डॉक्टर ने कहा कि किस समय होश आएगा कोई नहीं बता सकता। इंजुन और उसके दोस्त बहुत दुखी हुए, खासकर इंजुन, जो हमेशा विपत्ति में इंसू के साथ रहा। फिर इंजुन अपने दोस्तों के साथ सीधे पुलिस स्टेशन गया ताकि पता लगाया जा सके कि इंसू पर हमला किसने किया। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने कहा कि यह स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नया नहीं है। आज कुछ नहीं करेंगे, कल फिर फाइट करेंगे, इसलिए इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इंजुन और उसके दोस्तों को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा गया, जिससे वे सभी बहुत गुस्से में आ गए। इंजुन समझ गया कि पुलिस से अपराधी को नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए उसे खुद कुछ करना होगा। वह उदास होकर घर आया और चुपचाप लेट गया। तभी उसके पिता, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, आए। उन्होंने इंजुन को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन इंजुन का गला से खाना नहीं उतर रहा था। जब पिता ने पूछा कि क्या हुआ, तो इंजुन बहुत रोने लगा। उसे डर था कि कहीं इंसू को वह फिर खो ना दे। ये सब सोचते सोचते वह पागलों की तरह हो जाता है। फिर बिना कुछ कहे वह घर से निकल जाता है। कई कोशिशों के बाद वह बोलमैन को ढूंढ लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि बोलमैन और उसके साथी ही यंगसू पर हमला करने वाले थे। इस सोच ने उसे पूरी तरह साइको बना दिया। वह बोलमैन से कहता है कि आज उसने यंगसू को मारा है, इसलिए वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा और फिर उस पर हमला कर देता है। इस बीच बोलमैन समझ जाता है कि इंजुन आज बेहद गुस्से में है, क्योंकि उसकी आंखों और चेहरे पर भयानक क्रोध साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए वह उसके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि कहता है कि यंगसू पर हमला करने में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन इंजुन शांत नहीं होता। फिर भी अंततः वह उसे छोड़ देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच सारांग को इंजुन के व्यवहार में काफी बदलाव दिखने लगा है। वह इंजुन को मिलने बुलाता है और समझाने की कोशिश करता है कि अब से वह लड़ाई झगड़े में न फंसे। यंगसू पर हमला करने वालों को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे वह खुद खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ये सुनकर इंजुन क्रोधित हो जाता है और सारांग से कहता है कि यंगसू पर हमला करने वालों को वह जरूर ढूंढेगा और बदला लेगा। अगर सारांग उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वह जा सकता है। ये कहकर इंजुन वहां से चला जाता है और सारांग के पास कुछ कहने को नहीं बचता। सारांग समझ जाता है कि इंजुन काफी दबाव में है। कुछ दिन बाद देखा जाता है कि इंजुन जियून को ढूंढ लेता है, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। इंजुन जियून को ढूंढता है क्योंकि उसने कुछ पता किया था। पता चला कि एक बार जियूस गैंग के लीडर ने जियून को ऑफर दिया था, अगर जीन यंगसू को मार सके तो वह उसे काफी पैसे देगा, जिससे वह अपनी गर्लफ्रेंड का ऑपरेशन करा सके। जीन उस समय इस प्रस्ताव को मान गया था और उसने यंगसू से सच में लड़ाई की थी, लेकिन यंगसू को हराना संभव नहीं हुआ। यंगसू जीत जाता है, इसलिए इंजुन सोचता है कि जीन शायद पैसे के लिए यंगसू पर हमला किया होगा। वहीं जेनुन और उसके लोग भी वहां थे। वे जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि जीन ने पैसे के लिए यंगसू पर हमला किया। जीन कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन इंजुन उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। इसके चलते दोनों के बीच वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं जियोन और उसके टीम मेंबर खड़े थे और वे इंजुन और जीन की लड़ाई देख रहे थे। यहाँ देखा जाता है कि इंजुन और जियोन दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर हैं, लेकिन जीन ने कभी इंजुन को लड़ाई सिखाई थी। अब इंजुन इतनी ताकतवर हो गया था कि जीन उसके हाथ से मारा खाने के बाद गिर पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर जियोन और उसकी टीम मिलकर जीन पर हमला कर देती है, लेकिन इसी समय इंजुन जोर से चिल्लाता है, जिससे उनकी पूरी गैंग मौके पर आ जाती है। यंगसू भी वहां होता है, जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। थोड़ी ही देर में जियोन भी वहां खड़ा हो जाता है और इंजुन की टीम में शामिल हो जाता है। बोलमैन और उसके साथी भी अब ज्यूस गैंग छोड़कर रियूनियन गैंग में आ जाते हैं, जो इंजुन की टीम थी। असल में जियोन और उसके दोस्तों को सबक सिखाने के लिए इंजुन और उसके दोस्त यह पूरी योजना बनाते हैं। इंजुन जानबूझकर जियोन से लड़ता है ताकि जियोन और उसकी टीम को गैंग बढ़ाने का मौका न मिले और वे सब मिलकर उन्हें हराकर सबक सिखा सके। इस बीच जेनुन महसूस करता है कि स्कूल में इंजुन के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। अब उसकी जगह कोई और लेना चाहता है, इसलिए वह सबके सामने वचन देता है कि अगर इंजुन उसे फाइट में हरा देता है तो वह सच में अपनी गैंग छोड़ देगा। इंजुन भी उसके सामने लड़ाई के लिए आता है। हालांकि उनकी लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं रहती, क्योंकि इंजुन पहले ही आक्रमण में जीन का हाथ तोड़ देता है। जीन और उसकी टीम अब मुकाबले में नहीं टिक पाती और हार मानती है। इस तरह रियूनियन गैंग फिर जीत जाता है और ज्यूस गैंग का लीडर जेनुन लज्जा के कारण स्कूल में वापस नहीं आता। स्कूल अब गैंग मुक्त हो जाता है। इंजुन और उसकी पूरी टीम अब साथ में मस्ती और आनंद ले रही थी। यंगसू सबको समझाता है कि अब से कोई लड़ाई नहीं होगी, इसके बजाय हर कोई अपने भविष्य पर ध्यान देगा। लेकिन अगर कभी किसी दोस्त को खतरा हो तो सभी को उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा दोस्त होने का मतलब है। और इस तरह कहानी का बहुत सुंदर और सुखद अंत होता है।